चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 का हमारा चैप्टर द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हम आज की इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे और हमने सेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था एंड हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे सेल ऑर्गेनिज्म में। आज के हम इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया से हम बहुत से टॉपिक कवर करेंगे जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं। ये आपका आखिरी वीडियो होगा। आपकी इस आखिरी वीडियो में आपके जितने भी टॉपिक जो बचे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करें माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, ये डिस्कवर किसने किया और ये काम क्या करता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे है। सो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात ये कि ये डिस्कवर किसने किया। ये डिस्कवर किया था रिचर्ड एल्थमैन ने। ओके, ये डिस्कवर किया पहली बार 1890 में। सोच लो 1890 में। ओके, और अगर हम सिंगुलर अगर हम अकेले की बात करें तो इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हम सिंगुलर कहें तो इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसे कहेंगे प्लूरल तो हम इसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब देखिए जो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। एज यू नो कि सेल में हमारे जितने भी मतलब मेनली जितने भी होते हैं चीज़ें ना ऑर्गेनेली या फिर जितनी चीज़ें वो हमारी एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है। वैसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। जो भी आउटर मेम्ब्रेन होती है बहुत स्मूथ होती है वो, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं। अब देखो मैं स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ आपको ये पेन से। ये देखो दिख रहा है कुछ फोल्ड्स दिख रहे हैं। पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर दिया है। ये देखो बिल्कुल दिख रहा है वो कुछ फोल्ड्स। ये इसे हम कहते हैं क्रिस्टिया। ओके, याद रखना पे क्रिस्टिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपकी 11th क्लास में ये टॉपिक आएगा क्रिस्टिया। सो अगर आप अभी याद कर लेंगे तो आपको 11th क्लास में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दिख रहा है आपको जितनी फोल्ड्स दिख रही है सब हमारे क्या है, हमारे क्रिस्टिया। याद कर लीजिए। अब देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है और एज इन आउटर मेम्ब्रेन हमारी क्या स्मूथ है, और वो स्मूथ के साथ साथ क्या पोरस है, मतलब उसमें बहुत छोटे पोर्स हैं। ओके, और जो है क्रेस्टिया मतलब जो हमारे इनर फोल्ड्स हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टिया। जो क्रेस्टिया वो उसका सरफेस एरिया ना सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज मोर देन आउटर मेम्ब्रेन। ऑब्वियस की बात है। देखो अब ये क्या है, जो हमारी ये क्रेस्टिया ये जो दिख रहा है आपको ये ब्राउन ब्राउन, ये क्या है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं क्रेस्टिया। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो फोल्ड हो जाए अगर हम इसको खोलेंगे मान लो सपोज मैंने इसको खोल दिया तो क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन से तो बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा है इस लाइन में भी। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अपने द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखिए हम इसको डायग्राम में देखते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। ये दिख रहा है आपको, ये लास्ट डेफिनेशन में आपको समझाया नहीं कि डायग्राम में दिखाने लायक है, ये से पढ़ाने लायक नहीं आपको। ओके, हम जब डायग्राम देखेंगे तब हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये देखिए ये हमारा है एक माइटोकॉन्ड्रियम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्रेस्टिया। ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिख रहा है आपको फोल्ड, इसे हम कहेंगे क्रेस्टिया। ये जितने फोल्ड दिख रहे हैं इसे हम कहेंगे क्रेस्टिया, और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम्स एंड डीएनए होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये डीएनए भी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है डायग्राम में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड डीएनए यहाँ पे है हमारा। और ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमारा स्मूथ भी होता है, हमारा पोरस भी होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन हमारा इनर मेम्ब्रेन हमारे फोल्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टिया। ओके, और ये भी ग्रेन्यूल्स मतलब आप राइबोसोम्स आपने देख ही लिया। और ये दिख रहा है आपको जो स्पेस हमारी इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन की जो बीच में होती है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये देख सकते हो आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये दिख रहा है आपको जो ये आउटर मेम्ब्रेन है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये दिख रहा है आपको ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको एक सारा स्पेस है। इसी स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखिए जो ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हमारा कुछ फ्लूइड भराता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो कि मैंने देखा था यहाँ पे कि द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब हमारा मैट्रिक्स भरा रहता है, मतलब इस पूरे इनर मेम्ब्रेन में हमारा पूरा मैट्रिक्स भरा रहता है, उसे हम कहते हैं एक हमारा फ्लूइड होता है वो एक। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और फंक्शंस है और उसके कुछ और डिटेल्स हम देखते हैं। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, और ये हमारा एक और चीज कहलाता है जिसे कहते हैं करेंसी ऑफ द सेल।
अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्या कर रहा है सेल, जिसे हम एनर्जी फैक्ट्रीज भी कहते हैं, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ऐसा क्या कर रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें ये सब कह रहे हैं? देखिए होता क्या है यहाँ पे, हम जो हमारा क्रेस्टियन है एंड जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारे इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। देखिए अभी एटीपी क्या है, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। जो क्रेस्टियन है और जो हमारा प्रोटीन है जो हमारे इनर मेम्ब्रेन में होता है, वो क्या करता है, वो ना एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी का प्रोडक्शन क्या करता है वो। अब जो है इनर मेम्ब्रेन है वो ना स्ट्रिक्टली परमेबल, मतलब वो ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स, देखिए वो स्ट्रिक्टली परमेबल मतलब किसी चीज को आने जाने देना, नॉन परमेबल मतलब वो किसी चीज को आने जाने नहीं देगा। ओके, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल वॉल करना वो क्या होता है, वो हमारा सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब सिर्फ कुछ ही चीज़ों को जाने देता है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये ना सिर्फ हमारा ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स को आने जाने देता और किसी को जाने नहीं देता, स्ट्रिक्टली परमेबल। मतलब सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों को जाने देगा, जो कि हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स है एंड हमारा ऑक्सीजन, सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को जाने देगा, याद रखना। और वो कौन कर रहा है, ये सब काम कर रहा है इनर मेम्ब्रेन, वो हमारा स्ट्रिक्टली परमेबल है, जो सिर्फ हमारा ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स को जाने दे रहा है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, इट मैट्रिक्स इज अ viscous fluid that contain a mixture of enzymes and proteins। देखिए जैसे कि हमने देखा था अभी मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में हमारे क्या होते हैं, इसमें मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन, इसमें हमारा एंजाइम्स एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन मतलब यहाँ पे हमारे मिक्सचर यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं एंजाइम्स। ओके, और ये दिख रहा है आपको, ये जो डॉट दिख रहा है आपको और दिख रहा है, ये लेवल कर रहा, लेकिन ये डायग्राम में कट गया यहाँ पे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे लिखा था एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। ओके ना, जो हमारे एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंथेसाइज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारे मैट्रिक्स जो हमारा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब एटीपी मॉलिक्यूल्स की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए एटीपी मॉलिक्यूल्स मीन्स, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एटीपी फुल फॉर्म, जो कि है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी एटीपी की फुल फॉर्म है। जब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या हुआ, वो हमारा प्रोड्यूस एनर्जी। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारा क्रेस्टिया है जिसमें हमारा प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स करता है। और एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है, ये हमारे कि हम ये सेल्स को एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो इन शॉर्ट हमें क्या कहना, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे हम पावर हाउस सेल भी कहते हैं, उसको हम एनर्जी फैक्ट्रीज भी कहते हैं ऑफ सेल। बिकॉज क्या है, अब इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी कहते हैं, द सेल मेक्स एनर्जी कैरीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें पूरा टॉपिक हल्का सा बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है हमारा, वो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहा है। अब एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहा है मतलब क्या है, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे सेल को। ओके, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कवर। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आता है प्लास्टिड्स। अभी प्लास्टिड्स क्या है, देखिए खास बात ये ध्यान रखना कि प्लास्टिड्स ना सिर्फ हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और सब जानते हो कि हाँ ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए प्लास्टिड बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आप बोलोगे मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे ताकि ये आपके ना 11th क्लास बुक में भी है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी याद करो ताकि 11th क्लास में आप जितनी मस्ती करना खरीदना। देखो अब जी प्लास्टिड्स है ना, ये हमारे प्लांट सेल प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड्स के ना खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। आपको कुछ याद आया अभी कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद के डीएनए एंड खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या सेम टू सेम मटेरियल है ना। एंड जिसके पास हमारे डीएनए एंड राइबोसोम्स होंगे, हाँ ये देखिए मतलब ऐसे हमारे पास दो हमारे आगे ऑर्गेनेल्स जिनके पास खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। अब देखिए एक ना द मैट्रिक्स डायनेमिक जेल इन द प्लास्टिड्स कॉल्ड स्ट्रोम। अब देखिए
आपको ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को मैं जैसे समझाता हूँ आपको। ये जो लाइन, ये जो आपको दिख रहा है डेफिनेशन, ये इसे किसी काम का नहीं है, मैंने आपको, ताकि आपको लिखने का काम है तो लिख लेना। जितना भी काम है इस डायग्राम का काम है हम लोग को, कि डेफिनेशन कोई काम नहीं है सारा। ओके, आप चाहो तो लिखना, मत लिखना। हम अपना देखते हैं पिक्चर। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन, और एज यू, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आउटर मेम्ब्रेन, और हमें दिख रहा है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिड क्या हमारी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन, फिर होता है इनर मेम्ब्रेन। अब ना हमारे इस प्लास्टिड में ना कुछ एक जेल लाइक जेल, मतलब डायनेमिक जेल होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब ना दिख रहा है आपको कुछ ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, हाँ ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, हाँ इस एक डिस्क को हम कहते हैं थैलाकॉइड। इस एक अकेले डिस्क को हम कहते हैं थैलाकॉइड। इसका मतलब क्या है, अगर हम अकेले इस डिस्क की बात करें तो इसे हम कहेंगे थैलाकॉइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है थैलाकॉइड। अब देखिए, अब आते हैं ग्रैनम। मेरे ग्रैना क्या होता है, अब इसको हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When this thylakoid arranged in stacks like piles of coins called grana. Okay. देखिए आपको ये बहुत सारे थैलाकॉइड मिलके हमारे एक ग्राना बनाते हैं। अभी ग्राना क्या होता है ना, मतलब देखिए एक हमने थैलाकॉइड एक के ऊपर एक रख दिया सिक्कों की तरह। मान लो आपको सिक्के दिए रखने के लिए, आप क्या करोगे, इसको एक के ऊपर रख दो, एक के ऊपर रख दोगे, तो क्या हो गया, वो एक टाइप का ग्राना बन गया। ये स्पेशली हम प्लास्टिक के लिए कहेंगे ग्राना। ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या कर रहे हैं, थैलाकॉइड जब एक के ऊपर रखे जाएंगे, एक अरेंज होंगे स्टैक, एक स्टैक के फॉर्म में, उसे हम कहेंगे ग्राना। और अगर वो सिंगुलर है तो उसे कहेंगे ग्रैनम। ओके, देखते हैं यहाँ पे ग्रैनम का है, ये देख सकते हो हमारा है ग्रैनम। ओके, अब जो ये ग्रैनम है ना, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय स्ट्रोमा लैमेले। अब देखिए ये दिख रहा है आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको, ये पाइप कनेक्ट हो रही है दूसरे से, हाँ उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ये स्ट्रोमा लैमेले। ओके, आपने डेफिनेशन याद भले, लेकिन आप डायग्राम जरूर याद रखना, ताकि मान लो आपको डेफिनेशन याद ना आए तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, हाँ, और आपको डायग्राम याद होगा और साथ में आपको लेवल भी याद होगा, तो डेफिनेशन ऐसे देखोगे ऐसा कि मशीन ना प्रिंट कर रही कोई चीज। ओके, आगे आते हैं हम प्लास्टिक टर्मिनल और देखते हैं हम। जो प्लास्टिड है ना, ये इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मेरे ये दिख रहा है आपको थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये थैलाकॉइड है, ये तो कोई मान लो थैलाकॉइड है, ऐसे शेप का तो हुआ नहीं है। इसके ऊपर हमारे क्या होगा, इसके हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसके सरफेस, मतलब इसके स्किन पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। ओके, आगे देखते हैं हम, द मेम्ब्रेन ऑफ अ थैलाकॉइड एनक्लोज a space called lumen। अब भले ये मत याद रखना क्योंकि लेमन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो क्लोरोप्लास्ट है क्या करता है हमारा, डू फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे आता है, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट में आपको स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए हमारे प्लास्टिड ना तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, देन आता है क्लोरोप्लास्ट, देन आता है लीकोप्लास्ट। प्लास्टिड हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। ओके, मतलब हमारे एक प्लास्टिड है, ये मान लो एक प्लास्टिड, उस प्लास्टिड से हमारे तीन टाइप, उस प्लास्टिड में हम लोग उसे तीन डिवाइड कर दे रहे हैं। ये आ गया, तो ये आ गया हमारा क्रोमोप्लास्ट, देन आ गया हमारा इस जगह पे हमारा आ गया हमारा ये क्लोरोप्लास्ट, देन हमारा आ गया ल्यूकोप्लास्ट। आज हमारा ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ये क्रोमोप्लास्ट करता क्या है, देखते हैं हम इसे भी। अब देखिए जो मैं क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कलर टू प्लांट। हाँ, इसका एक और काम है कि अब देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कहना चाहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेम सेम है। आप ये क्लोरोफिल से याद रखना क्लोरो, और क्रोमो याद रखना कलर। ओके, अब ये क्रोमोप्लास्ट करता है कि ये प्लांट को या फिर किसी भी चीज को, मतलब ये हमारे प्लांट में होता है ना, हमारे प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है, हरा नीला पीला। जितने भी देखे आपने फ्लावर वो हरे नीले पीले क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। उनके पास क्रोमोप्लास्ट होता है। और मान लो जो हमारे प्लांट हमारे मान लो रंग बिरंगे नहीं है, वो सिर्फ हरे हरे, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके, अभी क्लोरोप्लास्ट करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट करता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, आपको 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब एक बेचारा बच्चा ल्यूकोप्लास्ट अभी करता क्या, स्टोरेज करता है। अबे क्या स्टोर करेगा, देखते हैं उसे।
ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, वो इंपोर्ट कलर्स टू फ्लावर, हमने देख लिया अभी। और ल्यूकोप्लास्ट करेगा जो हमारा फूड स्टोर करेगा। ओके, हमारा फूड स्टोर करेगा, ये हमने देख लिया। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, हमने प्लास्टिड देख लिया। और ये डायग्राम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ये दिख रहा है आपको, ये हमारे ये दो मेम्ब्रेन है जिसमें कितने, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन। और ये हमारा ग्रेना और हमारा ये स्ट्रोमा, ये दिख रहा है आपको जिसमें फ्लूइड भरा होता है हमारा प्लास्टिक, उसमें कहते हैं स्ट्रोमा। ये हो गया हमारा स्ट्रोमा। और ये दिखा आपको, ये अगर ये पूरा मिला के अगर कहें यहाँ, तो इसे हम कहेंगे ग्रेनम। स्टैक थैलाकॉइड, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड को हम कहते हैं ग्रेनम। ओके, अब दिख रहा है आपको, ये जो जितने हमारे ये ग्रेनम होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और किस पाइप के थ्रू कनेक्टेड। अगर हम सिंपल भाषा में तो उसे पाइप भी कह सकते हैं। वो किस मतलब किस पाइप लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम लैमिनेट कहते हैं। कुछ और देखते हैं हम यहाँ पे एक बार, हम उसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ओके, स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं, याद रखना। उसे हम लैमेला भी कह सकते हैं अगर मैं कहूँ तो। और ये अगर हम एक की बात करें तो हमारे ये थैलाकॉइड। ओके, ये हो गया हमारे यहाँ पे किसका टॉपिक खत्म, ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म प्लास्टिड्स का। आगे हम देखते हैं वैक्यूल अपने। अब देखिए, वैक्यूल कुछ कहने की तो बात, ये कुछ लिखने की बात है, दिखाने की बात है वैक्यूल। ओके, प्लास्टिड हो गया हमारा। अब हम देखते हैं वैक्यूल। अब देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स में अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। ओके, अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहे हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स। प्लांट एंड एनिमल में क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल है। और अगर हम वही बात करें हम प्लांट सेल की, हम तो देखो इसमें कितना बड़ा सी वैक्यूल है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सेल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में, वो साइड में क्यों होता है। तो वही बता रहा हूँ आपको अभी कि इसलिए होता है कि क्या होता है, प्लांट सेल हमारा वैक्यूल बड़ा होने कैसे क्या होता है, वो 50 से 90% तक हमारा पूरा सेल का एरिया कवर कर लेते हैं। और पूरे सेल का अगर मान लो एरिया कवर कर लेते हैं, बेचारा न्यूक्लियस कहाँ रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा सेल के साइड में ही रहेगा बेचारा। सो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा वैक्यूल है वो बड़ा होने कैसे, उसने धक्का दे दिया न्यूक्लियस को, और वो साइड में शिफ्ट हो गया। और जो हमारा वैक्यूल था उसने पूरा अपना एरिया घेर के रख लिया। और वही अगर हम बात करें एनिमल सेल की, यहाँ तो एनिमल सेल में क्या होता है, ये वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जब एनिमल सेल को जो भी वैक्यूल जब काम आते हैं तभी आते हैं, और ये जब हमारे काम नहीं होते चल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एनिमल सेल हमारे वैक्यूल क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। और अगर वही हम बात करें अगर प्लांट सेल की, तो उसमें हमारे वैक्यूल कैसे होते हैं, वो होता है हमारे परमानेंट और लार्ज इन साइज होते हैं। और ये देख सकते हो कितना बड़ा वैक्यूल, ये हमारा प्लांट सेल है और ये है हमारा एनिमल सेल। एनिमल सेल देखते हो कितने छोटे छोटे हमारे वैक्यूल पाए जा रहे हैं। अब हम वैक्यूल को जरा डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम पल्सेस में रखते हैं, पल्सेस। ओके, पल्सेस में रखते हैं वैक्यूल एनिमल सेल। पहले एनिमल सेल की बात करेंगे। अब देखिए, एनिमल सेल में वैक्यूल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और बहुत टेम्परेरी होते हैं। और जो इसकी वैक्यूल हो, देखो अब वैक्यूल तो है नहीं कि टाइम पास के लिए आ गया सेल के अंदर, अब वो कुछ ना कुछ तो काम करता है। अब वो हमारा ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन स्टोर करके रखता है। और हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल हमारा बहुत लार्ज होता है, प्लांट सेल का वैक्यूल आई मीन बहुत लार्ज होता है, और 50 से लेकर 90% तक वो हमारा सेल का एरिया कवर कर सकता है। ओके, और इसी की वजह से हमारा क्या होता है, सेल जो होता है हमारा साइड में शिफ्ट हो जाता है, और ये हमारा परमानेंट होता है। और हमारा एक स्टोर सप्लाई, और हमारा क्या, हमारा एक सेल सैप स्टोर करके रखता है। अब ये सेल सैप के अंदर होता क्या, अब देखिए सेल सैप के अंदर हमारा अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इन शॉर्ट मतलब क्या है, जो हमारे प्लांट सेल के हमारे वैक्यूल है वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड स्टोर करके रखते हैं। और हमारे प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स आर द फुल ऑफ सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडी एंड रिडक्शन, मतलब एक शेप या फिर एक ठोस, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट, बोल सकते हैं इसे ऐसा। अब हमारे प्लास्टिड्स का टॉपिक कवर हो गया, हमने अपना सारे सेल ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं अपने और जितने बचे टॉपिक आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब याद है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक का, जब हम देखते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का, तो मैंने देखा था वहाँ पे कि हमने कुछ पढ़ा था एग्जाम्पल में। हम वहाँ साइड में जाएंगे और देखेंगे उसे एक बार। ये देखिए, हमने जब डिफरेंशिएट किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को, तब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि जो यूकेरियोटिक सेल है उसका सेल डिवीजन होता है माइटोसिस एंड मियोसिस से। हम यही टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन नॉट बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक, आप समझ जाओगे। सो आते हैं अपनी स्लाइड वापस से। सो ये है हमारी सेल डिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है सेल डिवीजन। अब देखिए सेल डिवीजन कब वो होता है, जब हमारा, देखिए सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो हमारा एक सेल है, जो हमारा पेरेंट सेल है। अब देखिए इस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल जो हमारा दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तब उसे हम कहेंगे सेल डिवीजन। अब वो डिवाइड कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसका काम क्या है हमारी बॉडी में। अब देखिए डिवाइड इसलिए क्योंकि देखिए हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, अब इतनी बड़ी में इतने छोटे क्वांटिटी ऑफ सेल होंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए हमारे सेल डिवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी को अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, हमारी बॉडी की जैसे ग्रोथ हो सके। अब देखिए आपने किसी को देखा होगा, किसी की हाइट बहुत लंबी है, कोई मोटा है, कुछ बड़ा है, कोई छोटे भी रहते हैं, मतलब कोई हाइट में छोटे रहते हैं। और ऐसे क्यों, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर हमारे हमारे जो सेल है वो बहुत कम है। जिनकी हाइट हमारी छोटी होती है उसका मतलब उनमें सेल बहुत कम है, और जिनकी बहुत लंबी होती है उसका मतलब क्या उसमें सेल बहुत ज़्यादा है। और वो सेल कोई भी हो सकता है, अच्छा मसल सेल हो, बोन सेल, एनीथिंग सेल, सेल तो सेल का, ठीक है। अब ये हमारा सेल डिवीजन कैसे होता है, बाय स्प्लिटिंग इनटू टू। अब स्प्लिटिंग इनटू मतलब ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक हमारा सेल जो है वो दो में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब दो में कन्वर्ट हो जाएगा, विच ईच पेरेंटल सेल गिव अराइज टू डॉटर सेल। मतलब ये हमारे पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को राइज करेगा, दो डॉटर सेल मतलब अपने जैसे ही सेम टू सेम सेल को देगा, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा। अब जो अब इफ एनी सेल हैव टू क्रोमोसोम्स कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। मान लो इस सेल के पास हमें दो क्रोमोसोम्स हैं, मान लो दो क्रोमोसोम्स हैं इसके पास, एन एक्स एक्स और एक्स हमारे पास इसका क्रोमोसोम्स हैं, तो इसे हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल। और मान लो हमारे पास एक और सेल है जिसके पास हमारे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स हैं, बेचारा वो, हाँ, तो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड सेल कहेंगे उसे। ओके, अब हम और देखते हैं सेल डिवीजन के बारे में। ओके, सेल डिवीजन हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा माइटोसिस एंड दूसरा होता है मियोसिस। जैसे कि आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे अभी माइटोसिस एंड मियोसिस, हम देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है। पूरा डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ ये माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है। ये आपको डेफिनेशन पढ़ने से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ डायग्राम का सब कुछ जितना भी है सब डायग्राम का वर्क है इसमें। क्या देखिए होता क्या है, यहाँ पे हाँ एक सेल है, और यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में होता है सेल, ऐसे है, हमारा एक सेल है, उस सेल के हमारे ये दो क्रोमोसोम्स है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो क्रोमोसोम्स मतलब उसमें हमारे उसमें कहेंगे डिप्लॉइड सेल, और जिसमें हमारा होगा वन क्रोमोसोम उसमें कहेंगे हैप्लॉइड सेल। ये हमारा क्या है, डिप्लॉइड सेल है। अब ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि सेल हमारे बहुत स्मार्ट होते हैं। अब देखिए क्या करते हैं सेल ना अपने क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाता है, अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है। अब रिप्लिकेट क्यों करता है, क्योंकि उसको डिवाइड होना अपने आप को दो में। और क्या करता है उसके दो क्रोमोसोम से, तो डिप्लॉइड सेल था वो, और डिप्लॉइड सेल से क्या होता है वो उसमें दो क्रोमोसोम्स और बढ़ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है उसमें चार क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अब जब सेल डिवीजन होगा, ये देखिए जब हमारा सेल डिवीजन होगा तो हमारे दो सेल में कन्वर्ट होगा। अब दोनों सेल के हमारे दो दो क्रोमोसोम्स होंगे, और ये दो दो क्रोमोसोम्स हमारे लिए नेसेसरी है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक सेल था, उसने रेप्लिकेट किया, उसने अपनी दो कॉपीज बना ली, दो कॉपीज बनने के बाद क्या हुआ, वो उसके चार क्रोमोसोम्स आ गए, मतलब उसने एक कॉपी बनाई अपनी, उसके चार क्रोमोसोम्स आ गए। अब वो चार क्रोमोसोम्स से क्या होगा, वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये सेल था, उसके पास दो क्रोमोसोम्स थे, ओके, यहाँ समझ में आया। अब उस सेल ने क्या किया, अपने क्रोमोसोम्स को कॉपी कर लिया, अपने क्रोमोसोम्स उसने अपने क्रोमोसोम्स की और कॉपी बना ली। कॉपी बनाने का उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास चार क्रोमोसोम्स आ गए, एक हो गया हमारा ये क्रोमोसोम्स, और एक हो गया हमारा ये ब्लू क्रोमोसोम्स। अब क्या किया सेल ने डिवाइड किया, तो दो सेल में कन्वर्ट हुआ। दोनों सेल के पास क्या होगा, अब आधे आधे क्रोमोसोम्स आएंगे, दो इसमें जाएंगे और दो इसमें जाएंगे। अब ये चार में कन्वर्ट क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आता है कि चार में कन्वर्ट हुआ क्यों। अब ये चार में कन्वर्ट इसीलिए हुआ क्योंकि इसको लाइफ एग्जिस्ट करनी है। अगर मान लो अगर हमारा सेल हमारा रेप्लिकेट नहीं करता, अगर हमारा सेल कॉपी नहीं करता, और वो अगर उसके क्रोमोसोम्स अगर दो ही के दो ही रहते हैं, तो क्या दोनों के एक ही क्रोमोसोम्स आते, और एक ही क्रोमोसोम्स आने से क्या हुआ, हमारी सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इसी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, और इसी को हम कहते हैं माइटोसिस। ओके, इसको हम कहते हैं माइटोसिस।
ओके, अब माइटोसिस हमने डायग्राम से देख लिया, अब उसको डेफिनेशन पढ़ भी लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको ये डायग्राम में समझ में नहीं आएगी। ओके, माइटोसिस द genetic material DNA is a duplicate and divide into equal between two cell is mitosis। जैसे मैंने बताया कि हमारा सेल होता है उसके डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, इसका मतलब उसके हमारे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं और वो 4 में कन्वर्ट हो गए, वो हमारे सेल डिवीजन में दो जाते हैं दोनों में। माइटोसिस इज द स्टेप द सेल साइकिल वेयर द न्यूली formed DNA is spread and two cell are formed with the same number of kind of chromosomes। अब देखिए यहाँ पे एक वो टॉपिक ये है कि सेम नंबर क्रोमोसोम्स, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। हुआ क्या, यहाँ पे पहला सेल था, जब सेल डिवीजन हो गया तो उसके बाद भी इन दोनों के पास मतलब इस जो सेल हमारा सेल अभी न्यू आया है और जो सेल हमारा रेप्लिकेट किया जिस सेल से बनाया, दोनों के पास क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ क्या है क्रोमोसोम्स, और जो कि जरूरी है, नेसेसरी है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, अब माइटोसिस इज प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखता है, यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास एक ही सेल है। ओके, और ये हमारा एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, और जो माइटोसिस हाँ इज अ फेज ऑफ अ साइकिल वेयर द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड इनटू टू न्यूक्ली विद अ इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बोथ द डॉटर सेल। अब देखिए जैसे क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए, और डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल में। अब देखिए सेल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पक्का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है मतलब क्या है, डीएनए डिवाइड हो रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है मतलब क्या है, राइबोसोम्स डिवाइड हो रहा है, आई मीन क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं ना। तो क्या होगा कि ये हमारा इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस हमारा डिवाइड होगा। ओके, न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो गया। अब आगे आता है हमारा, आगे आया हमारा माइटोसिस हेल्प्स इन ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो फ्रॉम अ बेबी टू अडल्ट थ्रू सेल डिवीजन। देखिए जैसे क्या होता है कि सेल डिवीजन जरूरी क्यों है, ताकि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो सके। अगर हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म वहीं का वहीं अटका रह जाएगा, उसके आगे उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, इसलिए हमारा सेल डिवीजन जरूरी है। अब ग्रोथ, अब देखिए सेल डिवीजन इसलिए भी होता है ताकि मान लो हमारी बॉडी में कोई सेल है वो खराब हो गया, अब उस सेल को रिप्लेस करने के लिए हमारा सेल डिवीजन होता है, एंड उस सेल को या फिर रिपेयर करने के लिए या फिर कुछ और बहुत सारे काम होते हैं हमारे। ओके, ये देख लिया आप माइटोसिस। अब हमारा आता है सेल डिवीजन का दूसरा हमारा पार्ट है जो कि है मियोसिस। मियोसिस ये हमारा सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे एक सेल से हमारे 4 सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, कि हमारे 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या, सेल है उसने अपने डीएनए रिप्लिकेट किए, सेम वही प्रोसेस, वो 2 में कन्वर्ट हो गया, दोनों के एक एक क्रोमोसोम, दोनों के 2 क्रोमोसोम्स आ गए। अब इन दोनों सेल ने वापस से क्या हुआ, डिवाइड कर दिया, वापस से इनके पास क्या हुआ, 2 सेल्स आ गए। अब उन दोनों सेल्स के पास क्या होगा, एक एक क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं मियोसिस। देखिए मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट ऑफ अ डॉटर सेल ईच विद अ हाफ ऑफ अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेरेंट सेल। देखिए जैसे कि आपको बताया था कि पिछले हमने देखा था ये माइटोसिस में, हाँ, कि क्या होता था कि जितने हमारे देखिए जितने क्रोमोसोम्स हमारे एक पहले सेल कैसे होंगे ना, उतने क्रोमोसोम्स हमारे बाद के सेल में होंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं हो रहा, मियोसिस में क्या है, जितने हमारे क्रोमोसोम्स पहले सेल के पास हैं उतने हमारे आखिरी सेल में नहीं आ रहे। देखिए इसमें क्या है, हमारे दो क्रोमोसोम्स है, लेकिन आखिरी के सेल में क्या है, हमारे एक क्रोमोसोम्स है, इसलिए हमारे डिफरेंट हो जा रहा है। ओके, meiosis is a process which a single cell divide twice to form a diploid daughter cell। अब जैसे कि बताया था आपको कि जिसके पास हमारे 2 क्रोमोसोम्स होंगे उसको हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल, और जिसके पास हमारे 1 क्रोमोसोम होंगे उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड सेल। इसका मतलब क्या है कि हमारे डिप्लॉइड सेल ये रेप्लिकेट होके सेल डिवीजन होके और फिर से अपने आप को डिवाइड करके ये हैप्लॉइड सेल बना रहा है। These cells are the gametes, sperm in the males and egg in the females. The process of meiosis is divided into 2 stages. Okay, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या यहाँ पे, वहाँ पता है क्या क्या है। अब होता क्या है, अब देखिए मान लो ये स्पर्म है और हमारे ओवम है, ओवम को हम एग भी कहते हैं, और आप जानते हो कि स्पर्म और ओवम हमारा क्या है, एक सेल है। अब देखिए दोनों सेल के पास क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम दोनों को खोल के देखें तो दोनों के 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 इसके पास क्रोमोसोम्स है और 46 इसके पास क्रोमोसोम्स हैं। और मान लो कि होता है हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, जो जायगोट होगा, उसके कितने सेल आएंगे, अब बोलो कि अब
आप लोगों के 92 सेल्स आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो दोनों से हमारे 92 सेल, अगर मान लो इससे हमारे 46 सेल क्रोमोसोम्स है और इससे हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या होगा, वो हमारा लाइफ वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, हमारा जिसमें लगता है कि हमारा जो बॉडी बहुत स्मार्ट होता है, हमारा जो सेल बहुत स्मार्ट होता है, वो क्या होगा, स्पर्म से हमारे आएंगे 23 क्रोमोसोम्स, नॉट 23 पेयर, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, और ओवम से आएंगे हमारे 23 क्रोमोसोम्स, और दोनों मिलके हमारे बना लेंगे कितने, 46 क्रोमोसोम्स, और हमारे सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब था आपका सेल डिवीजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि आता है हमारा है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब ये हमारा ना एक टाइप से ऑस्मोसिस का पार्ट ही समझ लो आप, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, वैसे आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, एंडोसाइटोसिस नथिंग इज कॉम्प्लेक्स, याद रखना आपको। एंडोसाइटोसिस मतलब हमारा जो सेल है वो किसी चीज को अंदर ले रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। एंडोसाइटोसिस मतलब हमारा सेल कुछ खा रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, सेल कुछ खा रहा है। और एक्सोसाइटोसिस मतलब हमारा सेल हमारा वॉमिट कर रहा है या तो एक्सक्रीशन कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। हम एक बार इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑफ सब्सटेंस द पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय द इंगल्फिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है हमारा, देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल है, बाहर से कोई चीज आ रहा है उसको खा रहा है, ये हो जाएगा हमारा एंडोसाइटोसिस, ये हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, और हो जाएगा हमारा एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, कोई चीज हमारी अंदर जाएगी उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल देखिए अंदर जा रहा है हमारा, फूड पार्टिकल अंदर कैसे जाएगा, देखिए फूड पार्टिकल्स किसी को ऐसे पास में दिखा उसको। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, हाँ सेल को ना कुछ चीजें रिक्वायर होती है, उसको ना कुछ सब्सटेंस रिक्वायर होते हैं, और सेल को दिखता है कि हाँ तुम्हें कुछ चीज रिक्वायर्ड है, वो सेल के बाहर पाई जा रही है। तो क्या करता है सेल करते हैं अपना क्या कहते हैं, घेरा बनाता है, उसमें कहते हैं हिंदी में कहते हैं वो घेरा बनाता है। मान लो फूड पार्टिकल है, वो फूड पार्टिकल को घेर लेगा, जैसे मतलब आप दोस्तों में कहता है कि हाँ बाहर लड़ाई करेंगे, उसको घेर लेंगे अच्छे से। तो जैसे क्या करें, सेल ना उसको घेर लेगा। मान लो ये मान लो हमारा पार्टिकल है, और मान लो ये हमारा सेल है एक। अब सेल ने क्या, धीरे धीरे उसको घेरना स्टार्ट किया। आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वो उसको सेल को, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हैं फ्लेक्सिबल होती है, वो ऐसे ऐसे होकर वो ऐसे धीरे धीरे वो घेरना स्टार्ट कर देगा। ऐसे होते होते क्या होगा, वो एक वेसाइकल के फॉर्म में सेल के अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर घुस जाएगा। और जहां उसको जाना है, मतलब जहां उसको मतलब क्या, वो लाइसोसोम्स क्या जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ लाइसोसोम्स के पास ही होते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या जाएगा, और लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, फिर उसको जो भी वो होगा वो करेगा अपना। ओके, the membrane folds and overcomes substance and becomes a completely enclosed membrane. At this point, membrane bound साइकिल वो क्या करता है, वो दिखता है कि सेल हाँ वो कुछ मेरे को चाहिए बाहर सब्सटेंस, कुछ में कुछ कमी है बाहर, तो वो फूड लेगा अपना और उसको धीरे धीरे घेरना स्टार्ट करेगा, और घेरते घेरते क्या होगा, उसको अपने अंदर ले लेगा, एक वेसाइकल के फॉर्म में उसे अंदर ले लेगा, और वो जाएगा लाइसोसोम्स के पास। लाइसोसोम से करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसको जो चाहिए, या फिर उसको जो करना वो करेगा। ओके, पिंच ऑफ अ मूव इन द, अब देखिए क्या होता है, देखिए वो साइटोसोल से पिंच हो जाता है, मतलब साइटोसोल से मतलब वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पिंच हो जाता है, मतलब देखिए क्या होता है ना, वो मान लो ये हमारा पार्टिकल है, वो हमारे सेल के अंदर आ गया, लेकिन अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अटका हुआ, वो क्या करता है, वो पिंच अप मतलब झटके से भाग जाता है वहां से कि मेरे को निकलना है यहाँ से। अगर ये भागेगा तो यहीं पे अटका रह जाएगा, इसलिए ये पिंच अप हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है और साइटोसोल में जाके घुस जाता है। अब देखिए हमारे जो एंडोसाइटोसिस है, हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है फैगोसाइटोसिस, और हमारा होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फूड हमारा, देखिए सेल हमारा कोई सॉलिड मटेरियल खा रहा है, उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। एंड पिनोसाइटोसिस मतलब हमारा अगर हमारा कोई सेल हमारा कुछ बाहर से कुछ पानी मंगवा रहा है या फिर पानी पी रहा है, उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अब मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए पिनोसाइटोसिस एंड ये हमारा है पिनोसाइटोसिस। तो देखिए क्या हुआ, ये आपको सेल को दिखा कि हाँ मेरे को कुछ लिक्विड चाहिए अंदर अपने, मेरे को सेल में कुछ कमी है लिक्विड की। वो क्या करता है, बाहर से लिक्विड मंगवाता है, मतलब उसको दिखता है कि बाहर लिक्विड है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, धीरे धीरे वो घेरना स्टार्ट करती है,
वो धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसके पास जाती है और उसको धीरे धीरे एक सर्कल की फॉर्म में बना के उसको वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर ले लेती है। ये देखिए आप कोई देखो यहाँ पानी का पार्टिकल दिखा और यहाँ पे पानी का पार्टिकल है, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, उसको घेरना स्टार्ट किया और घेरते घेरते क्या वो बंद हो गया और वो वेसिकल के फॉर्म में अंदर आ गया। और इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, पिनो मतलब पानी पी रहा है, ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, पिनो मतलब पानी पी रहा है सर हमारा, ओके। और फैगोसाइटोसिस मतलब हमारा वो कुछ फूड पार्टिकल, वो कुछ खाना खा रहे हैं, उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही होता है यहाँ पे, मान लो एक लार्ज पार्टिकल हमारा है ये फूड का, क्या होगा धीरे धीरे वो घेर, वो सेल में क्या होगा एक फ्लेक्सिबल होगा, उसको घेरेगा और घेरते घेरते क्या होगा उसको अंदर ले लेगा अपने, और हमारे वैक्यूल की फॉर्म में अंदर आ जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ इसको अंदर लेना। मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। एंडोसाइटोसिस मतलब किस चीज को अंदर लेना। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे लिक्विड सॉलिड हो सकता है, वो उससे कुछ कमी महसूस हो रही है अंदर अपने, मतलब उसको कुछ रिक्वायर्ड है मटेरियल सेल के अंदर अपने यहाँ, तो बाहर से मंगवा के अंदर ले लेगा। और उसके में दो टाइप से बना हुआ होता है, फैगोसाइटोसिस एंड दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कुछ सॉलिड मटेरियल इनगल्फ कर रहा है, मतलब सॉलिड मटेरियल को खा रहा है वो। और पिनोसाइटोसिस मतलब वो ड्रिंक पानी पी रहा है, वो इंगल्फ कर रहा है पानी को। अब आता हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब वो वॉमिट, एक्सोसाइटोसिस को हम वॉमिटिंग भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम वॉमिटिंग भी है। क्या होता है, मान लो ये देखो, मान लो सेल के पास कुछ ऐसे वेस्ट आ गए, मान लो देखो, मान लो क्या ये होता है एक्चुअल में कि मान लो देखो ये दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, ये देखो ये एंडोसाइटोसिस का होता है कि फूड पार्टिकल अंदर जा रहे हैं। मान लो उस फूड पार्टिकल में कुछ खराबी है और सेल ने कहा कि हाँ ये फूड पार्टिकल पसंद नहीं आ रहा, तो इसे बाहर भेज दो, मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही वो बाहर जाएगा। वो वेसिकल की फॉर्म में आया, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे सेल से बाहर निकलना, मतलब देखिए सेल ने क्या कि देखिए सेल मेम्ब्रेन ने क्या कि अपने आप को धीरे धीरे उसके लिए उसने जगह बनाई, उसको धीरे धीरे जाने का रास्ता दे दिया, वो बाहर निकल गया और वापस सेल मेम्ब्रेन अपने फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सोसाइटोसिस। वो क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है चीजों को, या तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मान लो उसको कुछ, मतलब सेल वो ऑब्वियस सी बात है कि सेल हमारी ऐसी चीज को बाहर निकालेगा जो उसको जरूरत नहीं होगा, है ना, तभी तो बाहर निकाल रहा है वो। इज अ प्रोसेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल कैन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू सराउंडिंग मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सेल वॉमिटिंग। इसे हम सेल वॉमिटिंग कह सकते हैं। सेल हैबिटेट्स सेल एक्साइबेट एक्साइटोसिस टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड। हाँ अब देखिए, वो हमारा अनडाइजेस्टेड रिड्यूस, अनडाइजेस्टेड मतलब फूड भी हो सकता है जो उसे डाइजेस्ट ना हो, जो उसे अच्छा ना लगा हो, ओके। सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हार्मोन। अब देखिए सेल के अंदर, देखिए सेल के अंदर हमारे हार्मोन एंड एंजाइम्स बन रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि सेल के अंदर ही अंदर पड़े पड़े रहेंगे, नहीं, अब वो सेल के बाहर भी निकलेंगे। सेल के बाहर क्यों निकलेंगे, ताकि अपने टारगेट साइट पे जा सके, ताकि जहां उनको काम है वो अपने काम कर सके। तो वो हार्मोन एंड एंजाइम्स भी निकालता है, और वो बोरी के फॉर्म में निकालता है, एक बोरी कह सकते हैं वो बोरी के फॉर्म में, बोरी में उसे भर के बाहर भेज देता है। ट्रांसफर सप्लाइज कंप्लीटली अक्रॉस द सेलुलर बैरियर, मतलब सेलुलर बैरियर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायरेक्ट बाहर भेजता है उसको, ओके। ये आप देख सकते हो एक्सोसाइटोसिस का डायग्राम। ये हमारा मान लो एंजाइम्स है, उसमें एंजाइम्स एक बोरी के, उसने बोरी में भरा, धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने धीरे धीरे इसको जगह दी, अपनी जगह दी निकलने के लिए, और धीरे धीरे क्या हुआ निकल गई। ये बोरी यहाँ से फूट गई और इसकी जितनी पार्टिकल्स है बाहर निकल गई, और पार्टिकल्स अपने टारगेट तक चल जाएंगे। ये बिल्कुल छोटा सा इस चैप्टर का पूरा हम शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल समरी कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान सुनना, ये बिल्कुल मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है, ध्यान सुनना। सेल सेल में हमारे दो चीज होती है, पहला होता है हमारा आउटर सेल, फिर होता है हमारा इनर सेल। अब देखिए आउटर सेल हमारा क्या होता है, आउटर सेल होता है हमारा, आता है सेल वॉल एंड आता है सेल मेम्ब्रेन। हम देखते हैं सेल इनर सेल का, इनर सेल मतलब ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हमारा आता है साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म में क्या आता है आरईआर एंड एसईआर। एसईआर मतलब ग्राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आरईआर मतलब ग्राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। गोल्गी पैटर्न हमने देख लिया। वैक्यूल आता है, उसमें लाइसोसोम्स आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, प्लास्टिड आता है, न्यूक्लियस आता है। ये सब हमने देख चुके हैं, और आखिरकार हमारा चैप्टर डी एंड हो गया। एंड फाइनली हमारा चैप्टर डी एंड हो गया। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट, अगर कोई भी से टॉपिक गलती छूट गया तो सॉरी फॉर दैट।
और मैं वैसे भी ध्यान देता हूँ कि मैं पूरा ये टॉपिक कोई भी एक टॉपिक ना छोड़ूं। ये प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये पूरी पीपीटी एक नोट्स की तरह आप चाहो तो लिख सकते हो। और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट्स में बोल सकते हो और आप मेरे चैनल जा सकते हो और देख सकते हो कि मैं चैनल पे क्या क्या पढ़ाता हूँ और वीडियोस देख सकते हो। अब जो आपको काम को देखना चाहता हूँ तो मान लो आप 9th क्लास में तो आप 8 क्लास वीडियो देखोगे तो है नहीं, तो आप 9th क्लास की वीडियो देखना। मैंने सब प्लेलिस्ट को एक फॉर्म में दे रखा है और आप ये देख सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैं उसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में दे रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। एंड ये दिख रहा है आपको, ये मैंने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये देखिए इंट्रो है, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो है। ये हमारा व्हाट इज सेल है, ये व्हाट इज सेल है हमारा। एंड ये डिस्कवरी, मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना तो आप ये सब जाके देख सकते हो वहाँ पे। मैंने सेल को मैंने अच्छे से वीडियो डिवाइड कर दिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइमलाइन दे दिया वीडियो को, ये देख सकते हो टाइमलाइन दे दिया है वीडियो को। एंड नेक्स्ट आवर चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।